हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू सक्सेस मिंट। इस वीडियो में हम लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मेंस का वीडियो बीपीएससी और सीडीपीओ और अदर स्टेट पीसीएस जो हमारे नेबरिंग हैं जैसे झारखंड यूपी पीसीएस के लिए, उसमें मेंस के लिए मैं आंसर राइटिंग करता हूं, फिर उसको यहां पे एक वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूं। तो आज हम लोग WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं, जो कि मेनली फोकस्ड है 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ WTO का, उसके आधार पे ये क्वेश्चन मेरे द्वारा खुद डिज़ाइन किया गया है। तो चूँकि ये मॉडल टाइप का क्वेश्चन होगा, ये मॉडल आंसर भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बीपीएससी में WTO से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी एक क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान विश्व भर के विभिन्न व्यापारिक प्रतिनिधियों द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए गए। भारत एवं विश्व व्यापार संगठन के संबंधों में चर्चा करते हुए 12वें मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की रूपरेखा एवं WTO की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। मेनली क्वेश्चन यहाँ से है। ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि ये मतलब इसका ओवरव्यू बन सके। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा जा रहा है आजकल जो क्वेश्चन, अगर आप रिसेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 66वीं बीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें आप लोग पाएंगे कि ऐसे थोड़ा क्वेश्चन को लंबा करके स्टूडेंट को कंफ्यूज करने का कोशिश किया जा रहा है। मेन क्वेश्चन ये है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि WTO से बीपीएससी मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन सॉरी एक क्वेश्चन मुझे 64th बीपीएससी जो 2019 जुलाई में हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन WTO से रिलेटेड देखने को मिला। ये देखिए GS2 पेपर है और ये GS2 के खंड 2 का पेपर है, मतलब कि सेक्शन 2 का क्वेश्चन है। GS पेपर 2 में तीन सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन से आप मैक्सिमम 3 क्वेश्चन और ऐसे 6 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, ठीक है, और दो कम से कम बनाने रहते हैं। यहाँ पे आप लोग नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2019 का पेपर है, यहाँ पे खंड 3 है, यानी कि ये खंड 2 का। मैंने सिर्फ इसी पेज को यहाँ पे स्कैन किया हुआ है। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो ये है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ WTO इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की व्याख्या करना है, ये क्वेश्चन था। अब हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई रिसेंट घटनाक्रम को लेकर क्वेश्चन बनाया गया हो या उसकी चर्चा किया गया हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट हो, सबसे पहले हम लोग उसका जो भूमिका बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि चर्चा में ये क्यों है, यानी चर्चा में क्यों है। तो उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे है कि मैंने लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय बैठक जून 2022 में 5 सालों के बाद स्विट्जरलैंड के जनेवा में संपन्न हुआ। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने और विश्व व्यापार संगठन के भविष्य की कार्य प्रणाली पर कार्रवाई करने के लिए विश्व भर के मंत्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। मतलब जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं WTO के, टोटल 164 मेंबर कंट्री हैं, उनके सभी मतलब जो प्रतिनिधि थे उन देशों के, वो लोग भाग लिए। ये 5 सालों के बाद इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 सालों के बाद होता है, फिर उसके बाद 2020 से कोविड को लेकर डिस्टर्ब थे, तो इस तरह का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, इसलिए लगभग 5 सालों के बाद ऑर्गेनाइज हुआ। आगे इसमें देखिए कि स्विट्जरलैंड की मेज़बानी एवं ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में कुल 164 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा एवं सुधार जैसे विषयों को संबोधित किया गया। मतलब मेन फोकस इन्हीं सब पे था, इन सब के व्यापार को लेके और कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है, जो सब्सिडी दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, और जिस तरह के नए जो व्यापार हैं जैसे ई-कॉमर्स हो गया, ये सब को लेकर। आगे है इसमें मेरे द्वारा लिखा गया है
कि ये तो चर्चा में क्यों था वो हम लोग समझ लिए। अब इसका जो प्रमुख परिणाम निकला, मतलब इस सम्मेलन से क्या रिजल्ट निकला, इस सम्मेलन का आउटकम क्या हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन में सुधार के लिए इस पे बातचीत हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, मतलब लिखेंगे। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने संगठन के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि की एवं विचार विमर्श से लेकर निगरानी तक सभी पहलुओं में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। सभी सदस्यों के लिए विवाद निपटान प्रणाली यानी कि डिस्प्यूट से रिलेटेड एक प्रणाली बनाने के लिए को सुलभ बनाने के लिए 2024 तक इस प्रणाली को कार्यरत बनाने पर जोर दिया गया। मतलब इस तरह का एक विवाद निपटान प्रणाली बनाने के लिए कहा गया, जिससे कि जो पहले से मतलब इस पे बातचीत चल रहा है कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है ट्रेड को लेकर सदस्य देशों में, तो वो लोग जल्दी से जल्दी कैसे सुलझा पाएंगे इसको। इसके लिए विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय जो 2020 से निष्क्रिय है, उसे कार्यरत बनाने पे जोर दिया गया। क्योंकि अमेरिका जो है वो डिस्टर्ब किया हुआ है इसको, विश्व व्यापार संगठन का जो अपीलीय निकाय है उससे अमेरिका उस पर मतलब बोला कि हम इससे सहमत नहीं है, वो उससे बाहर हो गया, इसलिए वो अभी कार्यरत नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमिकल कंडीशन में या इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में अमेरिका का क्या भागीदारी होता है। तो शायद अमेरिका फिर से इस पर विचार करे, इससे जुड़े तो ये फिर चालू हो सकता है। इस पर चर्चा किया गया। कोविड-19 के दौरान वैक्सीन उत्पादन पे एक समझौता किया गया। संगठन के सदस्य देशों ने अगले 5 वर्षों के लिए 2027 तक बिना पेटेंट धारक के सहमति के कोविड-19 टीकों के निर्माण के लिए बौद्धिक संपदा पेटेंट यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है, इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट, बौद्धिक संपदा पेटेंट को अस्थायी रूप से माफ़ करने पर सहमत हुए। मतलब उनका कहने का मतलब था कि कोविड जैसे महामारी से निपटने के लिए किसी तरह का पेटेंट का ज़रूरत ना पड़े, कि हम जैसे कोई भी दवा जो है किसी और अगर भारत ने बनाया है या कोई और देश बनाया है तो उसके पास उसका पेटेंट राइट होता है, तो उससे माफ़ किया गया कि कोई भी यह दवा बनाए ताकि इसके कोरोना के स्प्रेड को रोका जा सके और वो अपने देश में सुरक्षा का पहलू मतलब मजबूत करे। मैंने इसको मेंशन भी किया है यहाँ पे, ताकि सदस्य देश घरेलू स्तर पर टीकों का आसानी से निर्माण कर सकें। यह समझौता वैक्सीन निर्माण क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने और विविधता लाने के लिए चल रहे प्रयासों में योगदान देगा, जिससे किसी एक क्षेत्र के संकट को दूसरे क्षेत्र में फैलने से रोका जा सकेगा। जैसे मान लीजिए अफ्रीका में कोई नया तरह का वेरिएंट आता है कोरोना का या और किसी भी डिजीज़ का, तो अगर उसके पास पेटेंट का अधिकार के लिए टेंशन नहीं रहेगा कि हमको इस दवाई का पेटेंट है, तो वो तुरंत उस दवाई को बना के और अपने क्षेत्र में उस बीमारी को रोक के मतलब सभी को वैक्सीनेशन करके सीमित कर देगा, जिससे वो बाहरी दुनिया में यानी उस देश के बाहर नहीं फैलेगा। इसका भी ये फ़ायदा होगा। इस सम्मेलन में महामारी के बाद उत्पन्न आर्थिक हालातों से निपटने के लिए सदस्य देशों ने व्यापार, स्वास्थ्य सेवाएं, IT संचालन सेवाएं एवं पर्यटन व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को कम करने एवं आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन पर अपनी सहमति व्यक्त की। ठीक है, जो आप लोग जानते हो कि पर्यटन पे रोक के कारण ही श्रीलंका का आज ये स्थिति है कि वहाँ पे इमरजेंसी, फूड इमरजेंसी और ये सब का इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिससे वहाँ की राजनीति में भी अस्थिरता आ गई है। तो इस तरह की रोक को कम करने के लिए इसमें सहमति बनी। तीसरा है इसमें ई-कॉमर्स एवं डिजिटल व्यवसाय जो है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि WTO जब से बना है तब मतलब जब से कार्य कर रहा है, उसके बाद से जब ई-कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आया 19 के दशक में, 1990 के दशक में, तब से ई-कॉमर्स को टैक्स फ्री रखा गया है और उस पर किसी तरह का कोई चार्जेज नहीं लगता है। तो इसको लेकर मतलब यहाँ के सदस्य देश जैसे विकसित देशों को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो विकासशील देश जैसे और अल्प विकसित देश हैं, जो हम जैसे हमारा भारत है या और
नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब, इनको इससे नुकसान होता है। इसको लेकर मतलब भारत जैसे विकासशील देशों ने अपना पक्ष रखा कि इस पर टैक्स को लगाया जाए। हालांकि अभी सहमति नहीं बन पाया है, उसको इस थर्ड टॉपिक में थर्ड पॉइंट में हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश पहली बार 1998 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने पर सहमत हुए थे। तब से अभी तक यह इसी रूप में है। इस सम्मेलन में डिजिटल व्यवसायी ऐसा समझ रहे थे कि इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब जो जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट, इसके जो CEO लोग हैं वो लोग ऐसा समझ रहे थे। लेकिन सदस्य राष्ट्रों ने अगली मंत्री स्तरीय सम्मेलन या 31 मार्च 2024 जो भी पहले हो को होगी, तब तक ई-कॉमर्स पर कस्टम ड्यूटी पर रोक जो लगाया गया है उसके लिए सहमत हुए हैं। मतलब अभी फ़िलहाल इस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। चौथा मेन है जो विकासशील देशों के लिए इम्पोर्टेंट है कि कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। वर्तमान समय में कोविड-19 एवं रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक खाद्य सुरक्षा के बीच जून 2022 में गेहूं की कीमतें जनवरी 2021 की तुलना में 50 से 60% अधिक हो गई हैं। मतलब जनवरी 2021 से अगर जनवरी 2022 या जून 2022 की तुलना करें तो गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में 50 से 60% की वृद्धि देखी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा मानवीय आवश्यकताओं के लिए खरीदे गए खाद्यान्न को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट देने की बाध्यकारी निर्णय पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा सदस्य देशों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में व्यापार के महत्व पर एक घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि वे खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से बचेंगे। मतलब देखिए, अगर खाद्य का जो व्यापार हो रहा है उस पर अगर प्रतिबंध लगाया जाए तो ऐसे भूखमरी को और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कारण हम लोग जो देखते हैं कि जो स्थिति अभी मतलब दुनिया में चल रही है, खासकर अफ्रीका, एशिया, ये सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। इसको रोकने के लिए ऐसा मतलब इसको कम करने के लिए UN का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चल रहा है उसकी शर्तों को मतलब उसका जो नियम कानून बनाया गया है उसको फॉलो करते हुए इस पर सहमति बनाया गया। ठीक है, इसमें 5वां पॉइंट है कि प्रतिकूल मत्स्य पालन पर सब्सिडी कम करने पर समझौता हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा WTO को हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी को प्रतिबंधित करने के लिए एक समझौता करने का कार्य 2001 में ही सौंपा गया था। कुल 21 वर्ष बाद यानी 2001 से लेकर अभी 2022 तक 21 साल हो गए कि लंबी वार्ता के बाद भी इस सम्मेलन में अगले 4 वर्षों के लिए अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्य पालन को हानिकारक सब्सिडी पर अंकुश लगाने के लिए एक समझौता हुआ, जिसके तहत कई प्रतिबंध लगाए गए। मतलब जैसे किसी का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें अगर कोई अलग देश आके और मत्स्य पालन करे या उसकी मछलियां मार के लेके चले जाए, जैसा कि चाइना करते आ रहा है, ये सब हानिकारक मत्स्य पालन के एग्जाम्पल हैं। तो इसको लेकर एक UN ने अब एक रूल बनाया था जो 2001 में इस पे WTO को बोला गया था काम करने के लिए कि ऐसा आप अपना एक मसौदा बना के और इस रूल को लागू करिए। लेकिन आज उसके 21 वर्ष बाद भी इसको मतलब अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इस पर एक सहमति अभी बना है, इसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि भारत और विकासशील देश इस समझौते से कुछ रियायतें हासिल करने में सफल रहे, जिसके तहत इन देशों द्वारा अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी वही EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत मत्स्य पालन पर सब्सिडी की कोई सीमा नहीं होगी एवं छोटे मछुआरों के लिए सहायक होगा तथा पारंपरिक किसानों को इस समझौते के तहत किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि विकासशील देशों के लिए और अल्प विकसित देशों के लिए इस तरह का मतलब छूट मिले, ये ज़रूरी है ताकि उनका विकास हो सके। ठीक है, ये हो गया 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जो मोटा मोटी बातें थी जिसको हम लोग अपनी मेंस आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं उसको।
अब यहाँ पे हम लोग को देखना है जो क्वेश्चन 64 में पूछा गया था उसको लेकर। ये वीडियो इसलिए लंबा होगा और इसका कंटेंट इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि इसमें मेरे द्वारा कोशिश किया गया है कि WTO से रिलेटेड अगर करंट से रिलेट करके पूछे या फिर परंपरागत रूप से पूछे तो उससे किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोग हल कर पाएँ, मतलब लिख पाएँ। ऐसा एक समझ में आने के लिए ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ और इतना आंसर में इंक्लूड किया गया है। अब हम लोग भारत एवं विश्व व्यापार संगठन का संबंध क्या है उसको देखेंगे। देखिए, भारत जनवरी 1995 से ही विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश रहा है और इसके पहले जुलाई 1948 से गैट जो WTO का पुराना नाम गैट था जो 1948 में बना था उसका भी सदस्य देश रहा, मतलब उसके फाउंडिंग मेंबर में से एक रहा हुआ है भारत। उसी समय से भारत एक विकासशील देश के रूप में विश्व व्यापार संगठन की कार्रवाई में विशेष रूप से अपनी चिंताओं और संपूर्ण विकासशील राष्ट्रों की आवाज़ उठाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। विकासशील देशों में भारत आज के समय में 2022 में जो भी अल्प विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहा है और भारत की आवाज़ को अब पूरी दुनिया सुनती है। इस तरह से भारत इस संगठन में किस तरह से अपना पक्ष रखता है और अपने साथ साथ अपने तरह के जो देश हैं या पड़ोसी देश हैं उनका कैसे ख्याल रखता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत ने हमेशा WTO के समझौतों पर अपना समर्थन एवं सम्मान दिया है। भारत के अन्य देशों के साथ अपने विभिन्न व्यापार संबंधी विवादों को हमेशा विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से सुलझाया है। भारत ने प्रमुख व्यापार नीतियों के प्रभावी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मतलब WTO जब भी नीतियाँ बनाता है उसमें अपना सहयोग दिया है और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी अपना सहयोग दिया है। ठीक है, अब ये हो गया संबंध छोटा सा हम लोग लिखे, और भी लिख सकते हैं हम लोग प्रीवियस जो 1948 से लेके 95 तक चला गैट के माध्यम से, फिर 95 से लेके अभी तक चला। इसमें LPG में भारत के रिफॉर्म में बहुत सारा सहयोग दिया WTO ने। आज भी कृषि के क्षेत्र में और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में WTO के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं और इसको मतलब आप लोग इलोंगेट कर सकते हैं और भी पढ़ सकते हैं अलग रिसोर्सेज से। क्योंकि मैं यहाँ पे आंसर का डिस्कशन कर रहा हूँ इसलिए ये छोटा लगेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग उसको और बेहतर कर सकते हैं और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अब मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का रुख क्या था इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसको मैंने लिखा हुआ है। 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत के हितों एवं मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित किया गया। भारत ने मतलब अपना मुद्दा भी उठाया और उसके मुद्दों को सुना गया, समझा गया। इस सम्मेलन में भारत ने 3 प्रमुख मांगों को रखा जो कृषि, मत्स्य पालन तथा ट्रिप्स समझौते के तहत दिए गए थे। देखिए, ट्रिप्स और ट्रिम्स जो 2 समझौते हैं वो WTO के तहत ही आते हैं समझौते। ठीक है, कृषि क्षेत्र के लिए भारत की मांग खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के अस्थायी समाधान की मांग की। मतलब इसने कहा कि एक सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग की स्थापना की जाए जिससे खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी हो तथा इस कार्यक्रम को अवैध रूप से चुनौती नहीं दी जाए। मतलब इस कार्यक्रम को जो अन्य सदस्य देश हैं वो अवैध रूप से इसको मतलब चुनौती ना दें। भारत के अनुसार विश्व व्यापार संगठन को विकासशील और अल्प विकसित देशों में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी नियमों पर दोबारा चर्चा करना चाहिए, यानी विचार विमर्श करना चाहिए तथा संगठन को प्रणालीगत सुधारों के संबंध में मूलभूत सिद्धांतों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा भारत ने अपना पक्ष रखा। सम्मेलन में भारत ने ई-कॉमर्स पर शुल्क स्थगन के विस्तार की समीक्षा करने के सुझाव देते हुए कहा कि विकासशील देशों को इस तरह से के स्थगन से वित्तीय परिणामों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ई-कॉमर्स में जो कस्टम ड्यूटी से छूट दिया जा रहा है तो उससे विकासशील देशों को उससे घाटा हो रहा है, उसको लेकर भी भारत ने अपना आवाज़ उठाया। अब है
कि विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, जो कि दोनों तरह से हो सकता है। सकारात्मक भी हो सकता है, कुछ भारत के हित में भी हो सकता है, कुछ भारत के विपक्ष में भी, मतलब उसके हितों से हटकर भी हो सकता है। उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। तो देखिए, निर्यात में वृद्धि हुआ है। WTO का जो नीति है उससे भारत के निर्यात में वृद्धि हुआ, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाता है भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना और कार्य संचालन के बाद से वैश्विक बाजार में टैरिफ और गैर टैरिफ बाधा में कमी करके भारत जैसे विकासशील देशों के निर्यात में वृद्धि की है। हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2022 तक भारत से होने वाले वस्तु और सेवाओं के कुल निर्यात लगभग 57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। सेवा निर्यात में भारत के कुल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का लगभग 40% है, जो विश्व व्यापार संगठन के सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार यानी कि गैट्स। ये गैट्स अलग है, इसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, और वो गैट जो उसका मतलब पुराना फॉर्म है WTO का, उसका मतलब अलग होता है के लागू होने के कारण संभव हो पाया है। ठीक है, ऐसा मतलब सेवा क्षेत्र में और टोटल खाद्यान्नों के निर्यात में भारत का जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो विश्व व्यापार के नीतियों के तहत ही बढ़ा है। तो ये एक चीज़ हो गया जो कि पॉजिटिव चीज़ है। आगे है कि कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित ट्रिप्स समझौता। ट्रिप्स का जो देखिए फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि उसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसका ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है, और ट्रिम्स का होता है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रिम्स का होता है। तो ये ट्रिम्स और ट्रिप्स टर्म आएंगे बार बार, जो कि WTO के दो समझौते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित ट्रिप्स समझौते के तहत बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय और अल्फांसो आम जैसे उत्पादों के बेहतर निर्यात एवं व्यापार के लिए GI टैग का मांग करता रहा है। मतलब भारत में जो GI टैग दिए जाते हैं वो WTO के ही द्वारा दिए जाते हैं, और इस तरह के GI टैग मिलने से उनके व्यापार ज़्यादा होते हैं और इंडिया आसानी से उसका एक्सपोर्ट कर सकता है विदेशों में, जिससे उसको मतलब अपना व्यापार करने में सुविधा होता है। तथा खाद्य एवं और आजीविका सुरक्षा को लेकर भारत सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग सब्सिडी की दीर्घकालिक समाधान की मांग करता रहा है। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत का कृषि निर्यात 50 अरब डॉलर को पार कर गया था, जो कि एक अच्छी बात है। आगे है ट्रिम्स के तहत विदेशी निवेश प्रतिबंधों। यहाँ पे निवेश है ऊपर में, आप लोग देखिएगा। विदेशी निवेश प्रतिबंधों को वापस लिया गया है। इससे भारत जैसे विकासशील देशों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है FDI और दूसरे इक्विटी पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से लाभ होगा। मतलब जो FDI भारत में आते हैं और अदर जो इन्वेस्टमेंट्स भारत में आते हैं अदर बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा, या जो और देशों के जैसे जापान, अमेरिका, ये लोग के जो अरबपति लोग हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इस पे छूट दिया गया है, जिससे भारत को फ़ायदा होता है। और भारत में आप लोग हैवी निवेश देखते हैं, जो कि सिंगापुर टॉप पे रहा था, और ये डाटा मतलब बदलते रहता है। हालांकि सिंगापुर से ही ज़्यादा FDI प्राप्त होता है भारत में, और इंडिया में जो राज्य है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये सब WTO के नीतियों के द्वारा ही संभव है। अब ट्रिप्स जो कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण है, यह विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख चिंता का विषय है। इसके सदस्य देशों को ट्रिप्स के नीतियों का पालन करना होता है, जो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के खिलाफ है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म हम लोग जानते बताए अभी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब इसका कुछ बौद्धिक संपदा राइट को लेकर, अधिकार को लेकर इसका कुछ अलग नियम है, जो कि भारतीय पेटेंट अधिनियम, इंडियन पेटेंट एक्ट जो 1970 है उसके खिलाफ है। इससे
कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो कि WTO की नीतियों का जो है गलत प्रभाव या मतलब बुरा प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता है, उसको भी मेरे द्वारा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें इस एक्ट का जिससे इसके तहत जो उत्पन्न समस्याएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जो फार्मास्यूटिकल अगर एरिया को देखा जाए सबसे पहले, तो भारतीय दवा कंपनियां कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण कर गरीब और अल्प विकसित देशों को बेच सकता है, लेकिन ट्रिप्स के तहत उत्पाद पेटेंट प्रदान किए जाने के कारण यह दवाइयाँ महंगी हो रही हैं और यह गरीब लोगों को तक नहीं पहुंच पा रही है। मतलब देखिए, भारत में मेडिसिन का निर्यात बहुत ज़्यादा होता है भारत से। भारत में ये मैन्युफैक्चरिंग का हब भी है मेडिसिन का, क्योंकि भारत चाहता है कि वो अपने देशों में भी सस्ते दवा बेचे और बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट भी सस्ता करे, ताकि जो लोगों का जो मेडिसिन चूँकि मानव की जो मतलब मस्ट नीड होता है वो है, तो उसको सस्ता उपलब्ध करा के मानवीय सहायता करना चाहता है। लेकिन ट्रिप्स के तहत जो प्रॉपर्टी राइट्स खरीदना होता है और इसके लिए जो पेटेंट के लिए जो शुल्क दिया जाता है, उन सब को ऐड करने के बाद ये दवाइयाँ महंगी हो जाती है, जो कि एक बुरा प्रभाव है, जिससे एक्सपोर्ट में कमी आती है और ये दवाइयाँ जब महंगी हो जाएंगी तो विदेशों में बिक नहीं पाएंगी। ये इसका एक विपरीत मतलब इसके नीतियों का विपरीत या नकारात्मक प्रभाव हम लोग कह सकते हैं। सेवा क्षेत्र में गैट्स, जो कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, मैंने पहले भी बताया, विकसित देशों को अधिक लाभ प्रदान करती है। भारत के कुल GDP का लगभग 55% हिस्सा सेवा क्षेत्र का है, जो अब बड़ी विदेशी फार्मा के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाने में सक्षम नहीं है। इसके साथ ही ट्रिप्स समझौते का अनुपालन स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकी और संसाधनों के आधार पर आत्मनिर्भर भारत विकास के उद्देश्यों का खंडन करता है। मतलब ट्रिप्स और ट्रिम्स के जो नीतियाँ हैं वो भारत में जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं उसके खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं, जिससे भारत असंतुष्ट है। क्योंकि विकसित देशों के निवेशकों की व्यापार प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए ट्रिप्स में कोई नियम नहीं दिया गया है, जिससे कि वो लोग अपना मतलब जो विकसित देश हैं वो और विकसित हो रहे हैं और जो विकासशील देश हैं वो इन सब प्रॉपर्टी राइट्स और नीतियों के द्वारा अपना एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जिससे वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है। अब यहाँ तक हम लोगों ने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देख लिया। WTO में 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भारत का पक्ष कैसा रहा उसको देखा, भारत के लिए क्या फ़ायदे घाटे हुए, और जो वर्ल्ड लेवल पे जो घोषणाएं हुई या जो सहमति बनी उसको हम लोगों ने देखा। इंडियन इकोनॉमी पे कैसे प्रभाव करता है उसको हम लोगों ने समझा। ये सब करने के बाद अब लास्ट में कंक्लूजन आता है। इस तरह का जो क्वेश्चन करेंट से रिलेटेड या किसी योजना से रिलेटेड या कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रहता है, तो उसमें हम लोग अलग तरीके से जहाँ पे निष्कर्ष लिखते हैं वहाँ पे हम लोग इसमें आगे की राह या भविष्य में जो क्या योजना होगा भारत का वो ये लिख के इसको ख़त्म करते हैं। तो अब ये आखिरी पैरा होगा मतलब इस क्वेश्चन का। तो भारत को अपने सहयोगी विकासशील देशों के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन में सार्थक नीतिगत सुधार के लिए अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। भारत जिन मुद्दों और समस्याओं पर बहुपक्षीय वार्ता चाहता है उनमें खाद्य सुरक्षा, कृषि क्षेत्र, किसानों को सब्सिडी और व्यापार सुविधा प्रमुख है। इन मुद्दों पर विकसित देश जैसे अमेरिका, कनाडा आदि के दबाव का सामना भारत को करना पड़ता है। भारत को ज़रूरत है कि संगठन में सदस्य राष्ट्रों जिनकी विचारधारा भारत के समान है एवं उनका मत जो है इन सब मुद्दों पर सहमति का है, उनको एक साथ लाकर अपना पक्ष मजबूती से रखे और इसमें WTO के नीतियों में ट्रिप्स, ट्रिम्स और गैट्स इसमें सुधार लाए और जो अपीलीय प्रणाली है वो जो बंद पड़ा हुआ है उसको भी खुलवाए और आगे अपना मतलब ट्रेड बैलेंस और अपना जो एक्सपोर्ट है उसको सुधार करे, तो इससे WTO से फ़ायदा होगा भारत को। इस तरह से हम लोग ये आंसर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा मेंस का ये जो प्रयास है उससे आप लोगों को सहायता मिलता होगा, फ़ायदा होता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।